नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाला और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है और सीएम धामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, दीर्घायु जीवन की कामना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और जेपी नड्डा की मुलाकात की, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उनका जन्मदिन है और इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और लंबी दीर्घायु आयु की शुभकामनाएं दी। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। उन्होंने शाहदरा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली एमसीडी में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। जनता उत्साहित है। सीएम पुष्कर धामी को मिलने के लिए, देखने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और ये भव्य रोड शो निकाला गया। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस बीच हमारे संवाददाता ने सीएम धामी से दिल्ली एमसीडी चुनाव पर खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है। सर, एमसीडी में जोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना माहौल है? देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो तब से लेकर अब तक माहौल पूरी तरह से एक तरफा हो गया है। कहीं कोई संदेह नहीं है, लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर बम्पर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी, क्योंकि लोगों ने केजरीवाल जी की बातों और कामों में, दोनों में बहुत फर्क देखा है। इसलिए लोग काम करने वाले लोगों को चुनेंगे। आज देश के अंदर जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वह दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए यहाँ भाजपा जीतेगी और एक तरफा जीतेगी। उत्तराखंड के लोगों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देख रहे हैं कि फूल लोग ऊपर से बरसा रहे हैं, लगातार हर छतों से फूल आप पे बरसाए जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के लोग किस मानसिकता के हैं, ये भली बात ही लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तराखंड के लोग यहाँ स्वाभिमानी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राम भक्त हैं और राष्ट्र भक्त हैं। उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव में इस बात को लोगों के सामने, पूरे देश के सामने यह बात आ गई कि उत्तराखंड से सारी आप पार्टी की जमानत जब्त हो गई। आप पार्टी हाफ नहीं हुई, साफ हो गई। अरविंद केजरीवाल 230 तक का नारा दे दिए, वो कह रहे हैं कि 230 सीटें हम जीत जाएंगे एमसीडी में। वहीं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को इस परिणाम आएगा तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, जिस तरीके से जेल से वीडियो सत्येंद्र जैन की आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 10 वीडियो वर्सेस 10 काम ये एमसीडी चुनाव में होने जा रहा है। उन वीडियो से केजरीवाल जी लगातार डर रहे हैं कि जो हवाला का जो पैसा है वो किसका पैसा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसलिए केजरीवाल जी बहुत चिंतित हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, जिस सीट से आप प्रचार कर रहे हैं, भारत गौतम जी के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जनता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो। उत्साह कितना है सर? पूरा उत्साह है। भारत गौतम युवा है, कर्मठ है, शिक्षित है, संस्कारित है और लोगों की सेवा करेंगे। इसलिए लोग जो है उनको अपना मत देंगे और एक तरफा जीत भारत गौतम की होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोग उत्साहित है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एमसीडी में अपना परचम लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ पीयूष तिवारी। चलिए आगे बढ़ रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही हैं और इस दौरान प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट स्थित आशियाना में रात्रि विश्राम वो करेंगी। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम शासन और संबंधित संस्थाओं को मिल चुका है। इसके बाद वो राजभवन जाएंगी। आपको बता दें, दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होंगी। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डांगवाल ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां तेज चल रही हैं।
1 घंटे का उनका कार्यक्रम कॉन्वोकेशन का है। इसके साथ ही वो सरकार और हमारा एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक और कार्यक्रम है जिसमें उत्तराखंड की विमेन अचीवर्स को वो सम्मानित करेंगी, उनसे वो बातचीत करना चाहेंगी, क्योंकि स्वयं में हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक विमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। तो वो उन सारे विमेन अचीवर्स को जिन्होंने ग्रास रूट से उठकर अपने को सिद्ध किया और जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत में एक बिल्कुल निर्णायक संदेश दिया, ऐसी महिलाओं से भी बात करेंगे। उसका वेन्यू भी दून विश्वविद्यालय में रखा गया है 1 घंटे। देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे, मदन कौशिक को मिली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए मदन कौशिक। हरिद्वार शहर सीट से विधायक है मदन कौशिक। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं मदन कौशिक। कैबिनेट में फेरबदल के समय मंत्रिमंडल में मदन कौशिक को मिल सकता है स्थान। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरिद्वार शहर सीट से विधायक है मदन कौशिक, जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं मदन कौशिक और इसके अलावा कैबिनेट में फेरबदल के समय मंत्रिमंडल में मदन कौशिक को स्थान मिल सकता है। तो मदन कौशिक को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं मदन कौशिक। लक्सर के 31 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कुल 41 मतदान केंद्रों पर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है, जिसके तहत चुनावी क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। उपचुनाव का मोर्चा संभाल रहे लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के मुताबिक इस मतदान के अंतर्गत 41 पोलिंग पार्टियां नियुक्ति की गई और पोलिंग पार्टियों को चुनावी सामग्री भी वितरण की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों को निश्चित समय अवधि में चुनाव संपन्न कराए जाने का निर्देश भी जारी किया गया है। इसके अलावा शांति व्यवस्था के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था तय की गई है। उसके लिए हमारी कुल 41 पोलिंग पार्टियां हैं और 31 गांवों में वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें यहाँ पर पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट का कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो चुका है और यहाँ से पार्टियों को सामग्री वितरण हो चुकी है और यथा समय प्रस्थान करने के निर्देश दिए गए हैं। शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर उपलब्ध है और पुलिस को भी सीओ साहब के स्तर से हमारे स्तर से ज्वाइंटली ब्रीफ कर दिया गया है और कल जो मतदान का समय है निश्चित समय पर मतदान संपन्न कराया जाएगा। उसके लिए देहरादून में उत्तराखंड सरकार की जीडीपी दोगुना करने के लिए हायर की गई कंपनी मैकेंजी ग्लोबल से अपना काम शुरू करने जा रही है और सचिवालय में हॉल संख्या 120 भी इस कंपनी को अलॉट कर दी गई है। यहाँ कंपनी के एक्सपर्ट बैठकर कामकाज करेंगे। सचिव नियोजन डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि 3 दिनों के लिए सभी विभागों के सचिवों के साथ कंपनी के पदाधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद कंपनी के विदेश में नियुक्त प्रतिनिधि भी आएंगे। आपको बता दें, ये कंपनी राज्य सरकार के विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और ऊर्जा नियोजन में चल रही स्कीमों के साथ ही एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करेगी। मंडे से शुरू होकर के हमने 3 दिन का जो है कुछ सेक्टोरल सेक्रेटरीज के साथ इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए किक ऑफ मीटिंग रखा है और 7 तारीख को जो वाइंड अप सेशन होगा वो चीफ सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे उसमें और सेक्टोरल सेक्रेटरीज रहेंगे। सेक्रेटरी प्लानिंग के रूप में मैं रहूँगा। उसमें आगे का जो वर्क प्लान है और कितने इंट्रैक्शंस होनी है, किन किन के साथ इंट्रैक्शंस होनी है और हमारे टाइमलाइंस क्या रहेंगे, ये सब तय किए जाएंगे। अभी टूरिज़्म है, हेल्थ है, एजुकेशन है, देन आपके कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्र हैं, उद्योग हैं। कांग्रेस द्वारा लागू की गई टेक होम राशन स्कीम जो उत्तराखंड में 2014 से 15 में हरीश रावत सरकार में लागू की गई थी, उस दौरान प्रदेश में 164 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनसे लगभग 1 महिलाएं सीधे तौर पर या फिर परोक्ष रूप से आमदनी अर्जित कर रही हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सस्ते गल्ले की दुकानों से जो राशन वितरण की स्कीम लागू की गई है उस पर कांग्रेस की महिलाएं कटाक्ष करते हुए नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि जो पौष्टिक आहार पहले स्कीम से लोगों को मिला करता था वो अब नहीं मिल सकेगा। साथ ही उन महिलाओं की आमदनी पर भी असर देखने को मिलेगा जो इस स्कीम के तहत भोजन बनाने और वितरित करने का काम किया करती थी।
टेक होम राशन एक ऐसी स्कीम है जो कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी। उत्तराखंड में हरीश रावत जी इसे 2014-15 में लेकर आए थे और महिलाएं इससे सशक्त हुई थी। 164 सेल्फ हेल्प ग्रुप से, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाएं और उसके आगे इनसे इनडायरेक्टली करीबन टोटल आप लगा ले 1 लाख जुड़े हुए हैं। और अब ये आदेश आ चुका है कि सस्ते गल्ले की दुकान से चावल और गेहूं बांटा जाएगा। तो पौष्टिक आहार जिन बच्चों को दिया जाता था, जो धात्री माताएं थी, जो गर्भवती माताएं थी, उनको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो हमने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था पौष्टिक आहार से बच्चों का जो माल न्यूट्रिशन खत्म हो गया था, उसमें हम कहीं पीछे हटेंगे। लेकिन इसका कारण है क्योंकि केंद्र की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए इस स्कीम को पर आघात करना चाहती है। हम लोग 2014 से स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। कुछ समूह तो हमारे 2002 से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन 2014 से हम लोगों को काम मिल चुका था, जिससे हम लोग काफ़ी मजबूत हुए हैं। स्थिति अच्छी हुई थी, गरीब बहनों के एक सहारा मिला था आर्थिक मजबूत करने का। लेकिन वर्तमान में वो काम छीना जा चुका। ये सरासर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के भी यही आदेश हैं कि स्वयं सहायता समूह ही इस काम को करेंगे। और आप यूपी का भी एक जियो उठा के देख लीजिए, उसमें भी यही है कि अगर राशन के कोटों से जाएगा कुछ राशन, गेहूं चावल, लेकिन बावजूद इसके स्वयं सहायता समूह भी अपना पोषण आहार वितरित करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ समूह की महिलाओं से हटाओ और कंपनी को या फिर राशन के कोटे वालों को इस काम को दे दो। उत्तराखंड की लोक भाषा पर आधारित गढ़वाली फिल्म मेरू गो का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। इस दौरान शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी सहित कई फिल्मी कलाकार भी पहुंचे। देहरादून के राजपुर स्थित एक निजी सिनेमा हॉल में फिल्म का विमोचन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। वहीं गीता धामी ने फिल्म को लेकर कहा कि फिल्म में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक भाषा और पलायन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। जुड़े रहना चाहिए अपनी भाषा से। सभी को, माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ हम लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति से तो जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है अपनी भाषा से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से भी जो है जुड़ाव रखना चाहिए। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है और उत्तराखंड की जो हमारी पलायन की समस्या है, इस पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई है। और पलायन ना हो इसके लिए भी इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं, निश्चित रूप से ये पिक्चर जो बनी है, जो इसके निर्माता हैं, जो इसके कलाकार हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर ये बनाई है। इसमें सभी चीज़ें हैं। इसमें जो है पहाड़ का दर्द भी दिखाया गया है और भरपूर मनोरंजन भी इसमें किया गया। फिल्म 2 दौर की है। एक जब हमारा गांव जिंदा थे पहाड़ के, और उसमें जो रौनक होती थी जब लोग वहाँ रहते थे, तो जो उनका प्रेम भाव था, हंसी मजाक था, एक तो वो है। और दूसरा, अब जब गांव मर रहे हैं, जब वहाँ 4 लोग भी नहीं रह गए, जो अभी अगर आप सेकंड हाफ में देखेंगे तो वो बहुत इमोशनल और वो हिस्सा है जब वो सब खत्म हो चुका है, जो झलक आपको फर्स्ट हाफ में दिखी भी होगी। और इसके अलावा मेन जो फिल्म है वो इशू है परिसीमन पर। ये फिल्म है जो अब सेकंड हाफ में आ रहा है। ये फिल्म देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता ने महिला सशक्तिकरण मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, टेक होम राशन योजना में गड़बड़ी की जा रही है। जो महिलाएं राशन की हकदार हैं उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा, महिलाओं के स्वयं सहायता को सरकार खत्म करने का काम कर रही है, उन्हें बेरोजगार बना रही है। एवं बाल विकास का जो वेबसाइट है केंद्र का, उसमें अगर आप सरकार के द्वारा 2013 में लाई गई, और इसलिए लाई गई ताकि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर हो सके, वो सशक्त हो सके, उनको रोजगार मिल सके। हत्या कर रही है रोजगार का, रोज करती है, और आज फिर से महिलाओं के ऊपर आघात, क्योंकि महिलाओं से इन्हें नफरत है।
कांग्रेस पार्टी के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी द्वारा एशले हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष का कहना है कि अंकिता हत्याकांड, पिंकी अपहरण और कारगी चौक के निकट एक युवती पर फायरिंग कर दी गई, लेकिन सरकार अब तक सोई हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस को दिन प्रतिदिन बढ़ती वारदातों पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसीलिए हमारा विरोध हम लोगों ने अपने दर्ज कराया कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वारदातें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, राज्य सरकार सोई हुई हैं और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो दिन ब दिन वारदातें करते जा रहे हैं। आज तक भी अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का जो नाम था जिसका, वो आज तक उजागर नहीं हुआ है। उसके बाद भले वो किरण हत्याकांड हो, पिंकी हत्याकांड हो, उसके बाद हाल फिलहाल देहरादून में ही एक 9वीं क्लास की छात्रा पे फायर हुआ है। रुद्रपुर में उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट और गदरपुर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को सितारगंज से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मोहम्मद आसिम रजा दिनेशपुर थाने में 3 महीने से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के खिलाफ 25,000 के इनाम को रखा गया था। रिसेंटली इनाम घोषित किया गया था 25,000 रुपये का, और उसी के क्रम में जॉइंट ऑपरेशन के तहत एसटीएफ और गदरपुर पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें इसकी अरेस्टिंग हुई है और लगातार जो चोरी की घटनाएं जो हुई थी पूर्व में उनका खुलासा हुआ था। इन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं हैं उसमें फिर से कमी आएगी और इनके विरुद्ध और भी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है कि और भी इनके विरुद्ध यदि अभियोग पंजीकृत होंगे तो उनमें भी इनका नियमानुसार रिमांड लिया जाएगा। इस पे उधम सिंह नगर में कोतवाली थाने के लैंडलाइन फोनों के बिल नहीं जमा होने की वजह से लंबे समय से पीएनटी ठप पड़ी है और आपको बता दें कि लगभग 17 पुलिस थानों के सरकारी लैंडलाइन नंबर ज़्यादातर लंबे समय से बंद और ख़राब पड़े हैं। यदि ये नंबर इंटरनेट पर खोजे जाएं तब सभी जगह लैंडलाइन नंबर निकल आते हैं। अगर किसी ज़रूरतमंद द्वारा फ़ोन किया जाए तो ज़्यादातर फ़ोन बंद पड़े हैं, वहीं कुछ नंबर डायल करने के उपरांत कट जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में एसपी सिटी मनोज कात्याल ने रुद्रपुर कोतवाली का नंबर डायल किया, मगर एक बार डज नॉट एग्जिट, फिर दूसरी बार लगा ही नहीं तो फ़ोन ऑटोमेटिक कट गया। 17 में से 15 जो थाने हैं उनको नंबर अलॉटेड है और इनमें कोशिश की जाती है कि नंबर्स जो हैं ये लगातार वर्किंग ऑर्डर में रहें। इसके अलावा हम पे थानों के सीयूजी नंबर्स हैं और उत्तराखंड पुलिस का मोबाइल ऐप है, तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप का सर्वाधिक सभी लोग प्रयोग करें। इसमें SOS बटन भी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और बाकी सारी सुविधाएं चाहे वो नशे से संबंधित हो, ऑनलाइन कंप्लेंट हो, EFIR हो, कोई साइबर क्राइम से संबंधित सूचना हो। इसमें एक प्रोसेस ट्रैकर भी दिया हुआ है जिसमें आपके द्वारा जो भी कंप्लेंट दी जाती है उसको साथ के साथ हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट किसको अलॉट हुई, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, उनके पास कब से लंबित है। ये सारी सूचनाएं उस ऐप के माध्यम से आपको मिल सकती हैं। 17 में से 15। अल्मोड़ा के सुंदरपुर में दिल्ली स्थित रामलाल आनंद कॉलेज द्वारा यूनेस्को के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया। साथ ही कई एक्सपर्ट ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। कार्यशाला में एक्सपर्ट्स ने पर्वतीय भूभाग में जियो टूरिज्म की बढ़ोतरी को लेकर अपने विचार व सुझाव रखे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के भूविज्ञान व शोधार्थियों व छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का जो आपने देखा होगा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो टूरिज्म के अलग अलग विधाएं होती है, जिसमें आप लोग जानते हैं कुछ टूरिज्म यहाँ पर बहुत फेमस है, जिसमें आपका रिलीजियस टूरिज्म है जिसको हम तीर्थ यात्रा वगैरह बोलते हैं, या फिर कॉमर्शियल टूरिज्म है। लेकिन इन सब से पर्यावरण का भी नुकसान होता है, तो इसको देखते हुए ऐसा सोचा गया कि कुछ अल्टरनेट किया जाए, कुछ ऐसे विकल्प हो जिनमें हम अलग अलग क्षेत्रों को, जो खासतौर पर पिछड़े क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक विकास नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर किसी इस तरह का टूरिज्म की व्यवस्था हो जो उस एरिया के लिए स्पेसिफिक हो। तो ये जियो टूरिज्म एक नई चीज़ है। इस कॉन्फ्रेंस
यहाँ पे जब लगातार विद्यार्थी आएंगे तो यहाँ पे लोगों को कुछ रोज़गार मिलेगा और साथ साथ जो होम स्टे ओनर हैं उन लोगों को भी यहाँ पे एक आमदनी का जरिया होगा और उनको यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पे उनको एक सम्मानित जीवन और एक वही जीवन जो दिल्ली में या किसी अन्य क्षेत्र में मिलता है, शायद उससे भी अच्छा जीवन उनको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए। और एक बात और होगी कि इसमें धीरे धीरे इस क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ में बहुत ही विरासत है, तो यूनेस्को और अन्य संस्थाएं भी इसको एक ग्लोबल पार्क का रूप देने में का सोच रही हैं। यहाँ पौड़ी के पाबो ब्लॉक में हेल्प एज इंडिया सामाजिक संस्था द्वारा हंस फाउंडेशन के माध्यम से गांव के बुजुर्ग लोगों का समूह बनाकर उनको मशरूम की फार्मिंग का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान संस्था द्वारा मशरूम फार्मिंग के लिए सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस बीच सामाजिक संस्था के प्रोजेक्ट ऑफिसर मौसम अंसारी ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हेल्प एज इंडिया संस्था द्वारा यहाँ प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मशरूम उत्पादन से संबंधित सभी सामग्री बुजुर्गों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। डिजीज़ हैं जैसे मतलब सामान्य जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, टेस्ट होते हैं, मतलब शुगर का टेस्ट होता है, बीपी नापा जाता है और ये दवाइयाँ मिलती हैं। हम लोग 50 गाँव में अपनी MHC के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। उनका प्रॉपर जांच स्वास्थ्य चेकअप हो रहा है। जिनको बाहर स्वास्थ्य सुविधा में कोई दिक्कत है, बाहर जांचें करानी है, तो हमारा एम्स में भी लिंकेज है, वहाँ हेल्पेज इंडिया की टीम है, उनकी सहयोग करती है। फिर हम गांव में बुजुर्गों का चयन करते हैं। एक बेसिक जो मोटिव होता है वो है कि जितने भी आसपास की लोकल कम्युनिटी है उनको प्राइमोडियल और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। उसके लिए हम डेली बेसिस पे मोबाइल OPDs लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। उसके लिए हमारे पास एक पूरी डेजिग्नेटेड टीम होती है, लैब टेक्नीशियंस के साथ, फार्मासिस्ट के साथ। और अगर हमको लगता है कि कुछ और फर्दर नीड है तो फिर उनको हमारे पास रेफरल फैसिलिटीज़ भी हैं, तो हमको। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।